आपको बता दूं कि इसमें एनडीए लीड लेती दिख रही है कि जो इस बार जो एनडीए के टोटल 78 में जो हमारा एग्जिट पोल है, वीआईपी का जो एग्जिट पोल है, इसमें 45 सीट यानी 45 सीट्स जो है वो एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, जबकि महागठबंधन के पक्ष में मात्र 31 सीट यानी 14 सीट का फर्क है कि महागठबंधन 14 सीटों से कम है इसमें उसको मिली, और एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है उसके खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। कुंदन, इसमें तो बड़ी खबर, तीसरे और आखिरी चरण के मतदान में 45 सीट एनडीए के खाते में, 31 सीट महागठबंधन के खाते में, और पीडीए पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। एसडीपीए के खाते से एआईएमआईएम को 2 सीटें मिलने का पूर्वानुमान वीआईपी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक मिल रहा है। अब एक ओवरऑल पहले और दूसरे चरण की बात कर लें सर, तो एक सीधी सी बात है कि पहले चरण में हमने देखा कि यहां महागठबंधन को लीड मिला था, दूसरे चरण में उस लीड को एनडीए ने कॉम्पनसेट किया, मेकओवर किया, मुकाबला बराबरी का हुआ। तीसरे चरण में एनडीए 14 सीटों से आगे जा रही है। क्या वजह मानते हैं? नीतीश कुमार का ट्रंप कार्ड, नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा, या कुछ और मामला है? देखिए, इसमें सीधे तौर पर आप दर्शकों को हम लोग बताना चाहेंगे कि पहले फेज के चुनाव के बाद जिस तरह से एनडीए ने अपने स्टार प्रचारकों को उतारा, उसमें नरेंद्र मोदी की सबसे अहम भूमिका रही, क्योंकि अमित शाह जैसे जो लीडर्स थे वो नहीं आ पाए, आपने तो बताया ही दर्शकों को। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ऑफेंसिव भूमिका चुनाव प्रचार के दौरान अपनी अपनाई है, उससे साफ तौर पर हुआ कि लोगों का आकर्षण फिर से एनडीए की तरफ बढ़ा, और उसी का नतीजा था कि लोगों का एनडीए की तरफ रुझान बढ़ा। जबकि पहले फेज में आप देखेंगे कि पहले फेज में लगभग 11 सीट कम थी एनडीए, जबकि दूसरे में 10 सीट वो बढ़त बनाती है, तीसरे फेज में 14 सीटों की बढ़त हो जाती है। यानी कुल मिला के आप कहें कि जो 11 सीटें कम थी उसको इसने 2 फेज में उसको मेंटेन ही नहीं किया, उसमें अपनी बढ़त भी बना ली है। और इसके लिए आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा कि तेजस्वी यादव जो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, जिसको कि नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बीजेपी ने जो अपना यहां पर जारी किया था संकल्प पत्र, उसमें उसने साफ तौर पर कहा था कि वो 19 लाख लोगों को रोजगार देगा। नौकरी और रोजगार में फर्क है। नौकरी देने का मतलब है कि सरकारी स्तर पर आप नौकरी देंगे तो बिहार में इतनी नौकरी आप कहां से सृजन करेंगे, कहां से क्रिएट करेंगे। जबकि एनडीए ने इस बात को पूरी तरह से क्लैरिफाई किया और कहा कि वो 19 लाख लोगों तक रोजगार मुहैया कराएगा, यानी किसी हर हाथ को कुछ ना कुछ काम मिलेगा। सबसे पहली बात है कि इस बात को जब सेकंड फेज से नीतीश कुमार ने भी कहना शुरू किया कि वो रोजगार के लायक लोगों को, युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जगह जगह हर ब्लॉक तक में वो आईटीआई की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे जहां पर लोग को ट्रेंड किया जा सके कि उनको रोजगार मिले। तो इसका फायदा हुआ एनडीए को तीसरे फेज में, सेकंड फेज और तीसरे फेज में। सेकंड फेज में थोड़ा कम मिला, जबकि तीसरा फेज जो है ये इसमें सीमांचल के इलाके थे, मिथिलांचल के इलाके थे, उत्तरी बिहार के हिस्से थे, और आप कहें कि तिरहुत का इलाका था। तिरहुत का इलाका शुरू से ही एनडीए के फेवर में, उनको कुछ नुकसान हुआ है एनडीए को, लेकिन इसका फायदा नरेंद्र मोदी के आने से हुआ कि जब उन्होंने अररिया की जनसभा में जो कहा, जो सहरसा की जनसभा में कहा, तो इसका इंपैक्ट गया वोटरों के पास, और वोटरों ने जो वोटिंग की है, भले ही 2.5% वोटिंग कम है, लेकिन इस वोटिंग में भी जो रुझान आया है, और जिस तरह से हमारे एग्जिट पोल जो वीआईपी का एग्जिट पोल ने बताया है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि एनडीए ने इसमें बढ़त हासिल कर ली। चलिए, तो हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक तीसरे चरण में एनडीए ने बढ़त हासिल कर ली है। कंचन, अब वो वक्त आ चुका है जब हम अपने दर्शकों को वह फाइनल आखिरी तस्वीर पेश करेंगे जिसके मुताबिक यह तय होगा कि आने वाली सरकार, वीआईपी न्यूज के एग्जिट पोल के जरिए हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि 2020 में नवंबर महीने में, अब वो तारीख कौन सी होगी ये तो
पार्टियां तय करेंगी। लेकिन नवंबर 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन व्यक्ति शपथ ले सकता है, कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन सा गठबंधन सामने आ सकता है, जनता की पसंद बन सकता है। कंचन, अपने दर्शकों को बताएं आखिरी तस्वीर, बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 की आखिरी तस्वीर। कंचन जी बिल्कुल, टीवी स्क्रीन पर हम अब दिखाएंगे आखिर कौन यहां पर जीतता नजर आ रहा है, किसके हाथ में यहां पर जीत आएगी और किसको यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा। वीआईपी न्यूज का एग्जिट पोल टीवी स्क्रीन पर अब आप देखने जा रहे हैं। एनडीए को 120 से 130 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एनडीए को 120 से 130 सीटें मिलती नजर आ रही है। वीआईपी न्यूज का एग्जिट पोल और क्या होंगे परिणाम। महागठबंधन को 105 से 115 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे यहां पर तो अलग अलग तरीके के समीकरण सामने, यानी एलजेपी की बात करें तो 3 सीटें एलजेपी को यहां पर मिलती नजर आ रही है। तो एआईएमआईएम को यहां पर 0 से 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। लगातार एक एक सीट पर वीआईपी न्यूज की नजर। बीएसपी की बात करेंगे तो 0 से 1 सीट यहां पर बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। एक एक सीट पर वीआईपी न्यूज की खास नजर टीवी स्क्रीन पर। निर्दलीय की बात कर लेंगे अब, 0 से 3 सीटें निर्दलीय को यहां पर मिलती नजर आ रही है। तो एनडीए को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। 120 से 130 सीटें। एक बार फिर से अपने बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ की तरफ चलेंगे। कुंदन, जिस तरीके से हमने यहां पर टीवी स्क्रीन पर दिखाया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए यहां पर बढ़त पर चल रहा है, यानी 120 से 130 सीटें यहां पर एनडीए को मिलती नजर आ रही है और 105 से 115 सीटें यहां पर महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल कंचन, देखिए जो आखिरी तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की आखिरी तस्वीर वीआईपी न्यूज के एग्जिट पोल के जरिए सामने आ रही है। एनडीए गठबंधन को 120 से 100 सीटें मिलने का पूर्वानुमान हम लगा रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वह बता रहे हैं कि महागठबंधन रेस में पिछड़ चुकी है। महागठबंधन ने जो एक ट्रम्प कार्ड खेला था 10 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने का, उसके ऊपर एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का जो ट्रम्प कार्ड था वो भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं ने जनता के ऊपर असर डाला। नीतीश कुमार के उस चुनावी जुमले ने, उस ट्रम्प कार्ड ने भी सीमांचल के इलाके में असर डाला है और साथ ही साथ विकास की बात को धता बताते हुए इस बार भी एनडीए महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 120 से 130 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। 105 से 115 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं। इन दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा अपने वरिष्ठ संपादक मधुर सिंह जी से। मधुर जी, क्या लगता है 120 से 100 सीटें एनडीए गठबंधन को और 105 से 115 सीटें महागठबंधन को, तस्वीर कैसी होगी मौजूदा आने वाली विधानसभा की? देखिए, विपक्ष की जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि महागठबंधन को इस एग्जिट पोल के हिसाब से तो विपक्ष भी मजबूत स्थिति में होगा और विपक्ष का मजबूत होना राज्य के, अगर सदन में विपक्षी सदस्यों की संख्या मजबूत होती है तो राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जनता की आवाज़ विपक्ष सदन में उठा सकता है मजबूती से। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 120 से 130 सीटें एनडीए गठबंधन को और 115 से 120 सीटें, मतलब 105 से 115 सीटें महागठबंधन को। मतलब ये कॉन्टेस्ट जो है बहुत दूर का फासला नहीं है, बहुत ही दूर का फासला नहीं है। अगर ये एग्जिट पोल जो मतलब सच के काफ़ी करीब है और अगर ये पूरा का पूरा परिणाम अगर ये एकदम एग्जैक्ट अगर यही आता है 10 तारीख के मतगणना के बाद, तो एलजेपी 3 सीटों पर आ रही है। वो भले ही नीतीश कुमार का विरोध चिराग पासवान करते रहे हैं चुनाव के दौरान, लेकिन अगर सरकार बनाने में अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एनडीए का ही दामन थामेंगे, क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार में वो शामिल हैं। उनकी पार्टी वहाँ समर्थन दे रही है केंद्र में एनडीए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को। अब जो गणित इसके पीछे का है कि एनडीए ने
शतरंज की चाल कहाँ कहाँ बिछाई थी। ये जो थर्ड फ्रंट बना, रालोसपा, जन अधिकार पार्टी, एनसीपी, आपका ये ओवैसी की पार्टी, तो ये जो हालांकि इन लोग, अगर ओवैसी की पार्टी तो खाता खोलने में सफल रही 2 सीटों का, मतलब उसी हिसाब से देखें तो उनके 2 उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी के आप जो ये छोटे छोटे जो ये मिला करके जो थर्ड फ्रंट बनाए थे, रालोसपा के मुख्य सुप्रीमो जो उपेंद्र कुशवाहा, उसके चेहरा थे मुख्यमंत्री के, इन लोगों को एक भी सीटें मिलती नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन इनकी भूमिका, आप कह लें कि जिन भी चुनाव क्षेत्रों में इनके प्रत्याशी रहे हैं, तो वो एनडीए को कहीं न कहीं इनके प्रत्याशियों से फायदा हुआ है। अधिकांश सीटों पर इन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ा है। खास करके अगर बात कर लें तिरहुत प्रक्षेत्र की, या बात कर लें कोसी क्षेत्र की, सीमांचल की, उन क्षेत्रों में इनके प्रत्याशियों से महागठबंधन के प्रत्याशियों को नुकसान हुआ है। नतीजा ये है कि आप जिस तरह से तीसरे चरण में या दूसरे चरण में एनडीए की सीटें बढ़ती नजर आई हैं, 17 सीटों का लगभग फासला केवल एनडीए के उस सीटों का है। इंडिपेंडेंट जो 2 चेहरे दिख रहे हैं सारे उस चुनाव में, तो वो अगर जोड़ तोड़ की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही। अगर ये क्लियर कट अगर ये है कि 115 सीटें, 115 से मतलब 120 से अगर 130 सीटें आ रही हैं, तो 3 सीटों को लेकर के एनडीए गठबंधन जो है एलजेपी के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। लेकिन महागठबंधन की अगर बात करें तो उनके साथ ये सीटों की संख्या कम पड़ रही है, और उनके गठबंधन या उनके समान विचारधारा के भी जो दूसरे दलों के उम्मीदवार हैं वो जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर ओवैसी की पार्टी उनको समर्थन देती है, जिसकी संभावना कम है, क्योंकि इसके पीछे की राजनीति ये है कि ओवैसी को किशनगंज किसने भेजा। आज से 10 साल पहले से उनकी सक्रियता उस इलाके में बड़ी, सीमांचल के इलाके में, और लोकसभा से लेकर के विधानसभा के चुनाव में, तो वो एक अलग राजनीति, एक अलग समीकरण है। और महागठबंधन के अगर ओवैसी की पार्टी वहाँ चुनाव नहीं लड़ती, तो ये 4 सीटें किशनगंज की जो थी, बहादुरगंज की सीट और किशनगंज की सीट, ये दोनों एनडीए के कैंडिडेट वहाँ नहीं जीत सकते थे। तो और जहां जिन सीटों पर ये थर्ड फ्रंट के लोग थे वो किसके द्वारा पोषित थे, या बागी प्रत्याशी जो खड़े कराए गए थे वो किसके द्वारा खड़ाए गए, तो ये जो शतरंज की बिसात एनडीए, खास करके कह लीजिए कि भाजपा की जो तैयारी ये थी कि इन दलों को या इन बागियों को आगे करके अपने कैंडिडेट के पक्ष में, मतलब वोटरों को पोलराइज करना, और उनके महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनके वोट में बिखराव लाना, सेंधमारी कराना। तो इसमें ये एक कुशलता का जो है परिचय जो दिया है एनडीए के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने यूँ कह ले। और जो दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सभा, पहले आपको याद होगा कुंदन जी की 12 कुल सभाएं होने वाली थी, लेकिन अंतिम द्वितीय चरण और तृतीय चरण के चुनाव में उनकी सभाओं को बढ़ाया गया, और वो दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ करके सीधे तौर पर बिहार की जनता को कनेक्ट करने वाली बातों को बोलना शुरू किए। उसका कुछ परिणाम, उसका कुछ प्रभाव जनता पर पड़ा, और इस तरह का ये दूसरे और तीसरे चरण में एनडीए की सीटें बढ़ी। नहीं तो पहले चरण के सीटों में आप देखेंगे तो महागठबंधन आगे था। तो कुल मिलाकर के जो एनडीए के रणनीतिकार थे उनको बहुत सक्षम तो नहीं माना जाएगा कि पूर्ण बहुमत या बहुत ज़्यादा मार्जिन से उनकी सीटें ज़्यादा आ रही हैं, और वो 150 सीट, 160 सीट की जो दावा थी, या 180 सीट का भी दावा कई नेता कर रहे थे, सुशील मोदी खुद बोल रहे थे कि इस बार 180, तो लेकिन वो स्थिति नहीं बनी। कॉन्टेस्ट कड़ा है, संघर्ष कड़ा है। लेकिन आप ये देखें दूसरी तरफ कि तेजस्वी यादव अकेले महागठबंधन के एक चेहरा के रूप में थे, और उनके पीछे कितने लोग लगे थे। केंद्र से स्टार प्रचारक, कई केंद्रीय मंत्री लगातार कैंप कर रहे थे, लगातार जनसभा कर रहे थे, कई दलों के नेता कर रहे थे। लेकिन इस स्थिति में भी, इस विपरीत परिस्थिति में भी, लालू प्रसाद के जेल में रहने के बावजूद, उनके बाहर नहीं रहने के बावजूद, उनका प्रदर्शन भी बुरा नहीं माना जा सकता। उनका प्रदर्शन को भी माना जा सकता है कि कॉन्टेस्ट कम से कम ये रहा तो कांटे का संघर्ष रहा, ऐसा नहीं रहा कि वो बहुत पीछे छूट गए और एनडीए गठबंधन बहुत आगे बढ़ गया। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत। हमने अपने एग्जिट पोल में दिखाया कि एनडीए गठबंधन को 120 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर इसको ब्रेकअप करें, भाजपा और जदयू, वीआईपी और हम, क्या ब्रेकअप बन रहा है?
देखिए, इसको थोड़ा गौर से समझने की बात है कि तीनों चरणों के आप जो एग्जिट पोल है, इसको थोड़ा आप समझिए कि पहले फेज में जिस तरह से बीजेपी के खाते में हम लोगों ने वीआईपी ने ये दिखाया है कि 17 सीटें पहले चरण में बीजेपी के हिस्से में आ सकती हैं और वहीं जेडीयू के हिस्से में 9 सीटें आ सकती हैं और हम के हिस्से में 2 सीटें हम लोगों ने दी हैं। मतलब हम क्या दी हैं, मतलब कि जो हमारे रुझान हैं उसके हिसाब से दिए हैं। उसी तरह सेकंड फेज का अगर हम आंकड़न देखते हैं तो बीजेपी को 28 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जबकि जेडीयू को इसमें तब भी कम है, 21 सीटें ही जाती हुई दिख रही हैं। अब तीसरे फेज की बात करें, इसमें वीआईपी को सेकंड फेज में वीआईपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि आप देखें कि तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे अधिक बीजेपी को ही सीटें आ रही हैं। तो कुल मिला के स्थिति जो पहले बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार हुआ करते थे, इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। और उसके पूरे ब्रेकअप को आप देख लीजिए कि 120 से 130 सीट अगर वीआईपी का जो एग्जिट पोल है वो दे रहा है, तो इसमें यह है कि नीतीश कुमार की जो जेडीयू जो है, उनकी जो पार्टी है, वो मैक्सिमम उसके पास 30 से 35 सीटें आएंगी, 40 सीटें आ सकती हैं। वहीं बीजेपी के हिस्से ज़्यादा होगा, हम के हिस्से में 2 ही सीटें हैं और वीआईपी 1 है। इससे अंदाजा साफ है कि बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री बनाने की भूमिका तय कर सकती है। चलिए, तो हमारे एग्जिट पोल का पूर्वानुमान यह बता रहा है कि बड़े भाई की कुर्सी पर खतरा है। नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका से हटना पड़ सकता है और अब बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। मौजूदा अगर विधानसभा की तस्वीर की बात कर लें तो 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 73 विधायक जदयू कोटे से विधानसभा तक पहुंचे हुए हैं। इन परिस्थितियों में अगर हम स्वैपिंग की स्थिति में जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है और जदयू के विधायकों की संख्या घटती हुई दिख रही है। सर, एक सवाल मेरा, क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा? दर्शकों को इस सवाल का देखिए कुंदन जी, जो एग्जिट पोल वीआईपी न्यूज ने किया है और तमाम लोगों से मिलने के बाद, उनकी जानकारी जुटाने के बाद, इतने सारी टीम, इतने सारे लोग, हमारे पूरे 243 का आकलन किया है, ये जमीनी हकीकत हम लोगों ने दिखाई है। अगर ये हमारा जो एग्जिट पोल है ये आसपास होता है, जो रिजल्ट होता है, तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि जो बातें हम पहले कहते रहे हैं और हम लोग उस पर चर्चा भी करते रहे हैं ऑफ कैमरा, उसको थोड़ा सा फिर से समझाना पड़ेगा कि बंदूक बीजेपी का होगा, कंधा चिराग पासवान का होगा, निशाने पे नीतीश होंगे। क्या लगता है अब इन परिस्थितियों में चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी आने वाले विधानसभा में? देखिए, चिराग को लेकर के कहीं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या केंद्र से आए मंत्रियों ने किसी भी आम सभा में लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि केंद्र सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। प्रधानमंत्री का वो ट्वीट आप याद करिए, जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अंतिम दम तक वो एनडीए के साथ रहे। चिराग अपने पूरे भाषणों में कहीं से भी बीजेपी के खिलाफ नहीं है, चिराग सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ। चिराग का या सैद्धांतिक मतभेद है नीतीश कुमार के साथ, कुछ मुद्दों पर मतभेद है, उस पर हम लोग अलग से भी बहस कर लेंगे। लेकिन जब अब सरकार बनाने की बात होगी, 120 से 130 आप दे रहे हैं और 3 सीट मान लीजिए 120 ही आए एनडीए के खाते में और 3 सीट की जरूरत पड़े, तो निश्चित तौर पर उस समय चिराग खड़े होंगे और कहेंगे कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो उनका समर्थन होगा। चलिए सर, हम बिल्कुल अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संपादक मधुर सिल भी जुड़े हुए हैं। सर, जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने बताया कि बंदूक भाजपा की होगी, कंधा चिराग का होगा और निशाने पर नीतीश कुमार होंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन कौन से नाम होंगे जिस पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर? देखिए, ठीक चुनाव से पहले ही इसकी पूरी की पूरी जो है ना पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।
आपने देखा होगा कि सासाराम की जनसभा से लेकर के बेतिया की सभा तक किसी भी एनडीए के नेता ने चिराग पासवान को कभी कुछ भी नहीं कहा। और सबसे पहले रामविलास पासवान को जनसभा में, ट्वीट की तो बात अलग है, लेकिन जनसभा में सबसे पहले उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी और उसका वो टेम्पो बना रहा। लेकिन चिराग पासवान कभी नहीं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्रियों के नाम की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जो नाम चर्चा में रहते हैं वो नाम सामने नहीं आते, वो पीछे से कोई नाम आकर के, और जनता समझ रही इन चीज़ों को, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किस चेहरे को परोसा है। आपने देखा होगा कि कई पुराने चेहरे इस बार के चुनाव प्रचार या चुनावी पूरे कार्यक्रम के दौरान पीछे चले गए। शाहनवाज हुसैन को स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर रखा गया, सुशील मोदी क्वारंटाइन हो गए। सर हमारे पास वक्त की कमी है। नित्यानंद राय का एक नाम इस तरह का है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के मैसेज को स्प्रेड करते रहे हैं और जिस तरह से जनसभाओं में खुलकर के वो बोलते रहे हैं, तो नित्यानंद राय, आप ये देख लीजिए कि दूसरा नाम सर दूसरा नाम केंद्र से ही नेता परोसा जा सकता है, और उसमें नित्यानंद राय, चूंकि सुशील मोदी पहले से उस दौर में रहे हैं और उसमें खेमेबाजी और गुटबाजी चल सकती है, उनके नाम को खारिज नहीं किया सकता। तीसरा नाम ही सही, लेकिन सुशील मोदी का नाम भी उसमें शामिल हो सकता है। एक नाम जो आप ये देख सकते हैं राधा मोहन सिंह का, जो बहुत न्यूट्रल और उस तरह के छवि के नेता माने जाते हैं, लेकिन अब पार्टी जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है, मैंने ये कहा कि ये तीन नाम, नित्यानंद राय, सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह। दर्शकों से आग्रह है, इस नाम को याद रखिएगा। 10 नवंबर के बाद जब तस्वीर साफ होगी तब यह आपको नाम देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, 3 नाम वरिष्ठ संपादक मधुरशील का, सहमत हैं आप या कहीं पर किसी नाम पर असहमति बन रही है? यानी उसमें कुछ नाम चेंज हो सकता है। जैसे नित्यानंद राय जी का नाम तो है सामने, यंग हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी यहाँ रहे हैं, यहाँ पर वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और केंद्र में अमित शाह जी के साथ हैं, तो उन पर भरोसा जताया है केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने। दूसरा नाम एक और हो सकता है उसमें, जो मेरे हिसाब से, जो जहां तक मेरी जानकारी है, वो रविशंकर प्रसाद का है, क्योंकि वो एक कानूनविद के साथ साथ एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और पारिवारिक तौर पर। यूपी पार्ट 2 होगा, योगी आदित्यनाथ वर्सेस मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने जाकर मंदिर में लड्डू भी चढ़ा दिया था और माता से निकल भी चुके थे, लेकिन आखिरी मौके पर योगी आदित्यनाथ का नाम फाइनल हुआ था। तो क्या यूपी दोहराया जाएगा, यूपी पार्ट 2 बिहार में? मुझे लगता है कि यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा तीनों दोहराया जा सकता है। चलिए, ये आखिरी खबर हमारी तरफ से। 3 नाम हमारे वरिष्ठ संपादक ने दिए हैं, उसमें एक नाम का इजाफा किया है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा ने कि संभावना है रविशंकर प्रसाद। तो नेता अब केंद्र से आता है या बिहार का होता है, यह देखना अहम होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बात हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर ने कही है, बंदूक भाजपा का होगा, कंधा चिराग पासवान का होगा और निशाने पर नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार की और कुछ गद्दी जाए न जाए, बड़े भाई की गद्दी और कुर्सी पर खतरा है। वीआईपी न्यूज के एग्जिट पोल का आखिरी नतीजा। बैक टू स्टूडियोज, कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने 3 नामों को सामने रखा है, साथ ही साथ यहाँ पर साफ तौर पर मधुरशील जी ने 3 नाम दिए और एक नाम का इजाफा यहाँ पर हमारे एडिटर एग्जीक्यूटिव ने किया है कि यहाँ पर नित्यानंद राय का भी नाम हो सकता है, रविशंकर प्रसाद का नाम भी हो सकता है। लेकिन किसका नाम होगा और कौन यहाँ पर गद्दी पर बैठेगा, इसका फैसला 10 तारीख को हो जाएगा। ऐतिहासिक दिन, जिस दिन बिहार की सत्ता और बिहार की कमान किसके हाथ में होगी, इसका फैसला हो जाएगा। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।